बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरएलडी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और 2 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है आरएलडी ने। बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है और बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी के प्रत्याशी। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरएलडी ने यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान। पटना में रविवार को महागठबंधन की महारैली हुई थी, जिसमें लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा था। परिवारवाद को लेकर तंज कसा। वहीं लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिस पर कई नेताओं ने कहा। क्या कुछ कहा उन नेताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है। आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें मुद्दों से भटकाने की है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है इस देश का युवा जिसके भविष्य को गर्त में डाल दिया, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है आर्थिक असमानता। 46 रुपए रोज पे 5% आबादी रह रही है, 2 बोतल पानी ना है। उन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पूरब पूछो तो पश्चिम भागेंगे, उत्तर पूछो तो दक्षिण भागेंगे। ये ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाती है बीजेपी। हम ध्यान भटकने नहीं देंगे। भटकाना है तो मुद्दों पर आना पड़ेगा, इसके अन्यथा ये कुछ नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं उसके गौरव को बढ़ाया। जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते, किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत होशियार पार्टी है, वो इस तरह के तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन उनकी ये ट्रिक बहुत पुरानी है, इसके लिए हमारा वजीर तैयार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि वो तो प्यारे मोहन है। कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया हो, उनसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी लिए हों और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों को कर्ज दे दिया। दुनिया में हमें बताओ कौन सा देश इस तरह की अर्थव्यवस्था चलाता होगा जहां पर पहले तो लोन दिया जाए, जब वो डिफॉल्टर हो जाए तो उनका कर्ज माफ हो, फिर उन्हें कर्ज दे दिया जाए और कर्ज के माफ करने के बहाने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स ले ली जाते हो। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं,
कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हो। भाई बीजेपी क्या कहती, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। कि कहीं ऐसा। तो प्रधानमंत्री मोदी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको सुनवाते हैं। प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें, बेटियां, ये मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नान मोदियन कुडुंबम, नान दान। यही मेरा परिवार है। మనం నిరై కుటుంబ సొంతంగళే
திமுக காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இவர்கள் மட்டும் சொல்லவில்லை, இந்தி கூட்டணியைச் சேர்ந்த மேலும் பல கட்சிகளும் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? குடும்பத்துக்கே முதல் உரிமை. என்ன நான் சொல்றது காதுல விழுதா? குடும்பத்துக்கா முதல் உரிமை? ஆனால் மோடி சொல்வது என்ன? தேசத்துக்கே முதன்மை. எதற்கு முதன்மை? சத்தமா நீங்கள் கூறுங்கள் சகோதர சகோதரிகளே, மோடி சொல்வது சரியா? தேசத்திற்கே முதன்மை. ஆகையினாலேதான் இந்தி கூட்டணியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்னை வசைபாட ஒரு புதிய ஃபார்முலாவை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அட போயா, இந்த மோடிக்கு குடும்பம்லாம் கிடையாது, அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் பேசுறாரு என்று அவர்கள் கூறி வருகிறார்கள். என் உயிரினும் மேலான உறவுகளே, எனக்கு 16 வயதான போது நான் வீட்டை துறந்து வெளியேறினேன். எதற்காக வெளியேறினேன்? யாருக்காக வெளியேறினேன்? இந்த தேசத்திற்காக நான் வெளியேறினேன். எனதருமை மக்களே, நீங்கள்தான் என் குடும்பம். பாரத நாட்டின் மக்கள்தான் என்னுடைய குடும்பத்தார். தேசத்தின் இளைஞர்கள் என் குடும்பத்து மக்கள். आपको बता दें कि कन्नौज जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रूटीन राउंड के दौरान जिला अस्पताल अधीक्षक शक्ति बसु ने गंदगी का वीडियो बनाकर ठेकेदार को भेजा। जिन अधिकारी को लापरवाही पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वही लापरवाही को लेकर फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया के जरिए ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते कर्मचारी भी लापरवाह रहते हैं। आज ये रूटीन निरीक्षण था। आज जैसे ये सोमवार को जब हफ्ता खुलता है तो यहाँ पे फुटफॉल मरीजों की बढ़ जाती है, तो उसमें सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। तो इसलिए रूटीन राउंड पे देख लेना चाहिए। तो मैं उसी लिए जो है ओपीडी ब्लॉक में, वार्ड्स में और ट्रॉमा सेंटर में और विशेषकर पैथोलॉजी में, एक्सरे में, इन सब जगहों पे जाके हमने निरीक्षण किया ताकि कोई किसी को कोई परेशानी किसी तरीके की ना हो। शुक्लागंज उन्नाव मार्ग पर सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई और शव को फेंकने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर सदर कोतवाली प्रमोद मिश्रा मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 16 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि कमिश्नर ने बड़े पैमाने पर उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। दरअसल आगरा में अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के चलते अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया है। साथ ही सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से अधिवक्ताओं को भी असलहा के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। कानून के रखवाले लोग कानून के जानकार होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि सूर्यास्त के बाद कोई भी कितना भी वांटेड मुलजिम हो तो कानून के अनुसार उसके यहाँ दबिश नहीं दी जा सकती। आपको यदि कोई कानूनी कार्रवाई करनी है वांछित व्यक्ति के अगेंस्ट, तो आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी कानून आपको ये परमिट नहीं करता पुलिस अथॉरिटीज़ को कि वह वांछित मुलजिम के यहाँ जाके दबिश दे। आगरा की पुलिस ने अधिवक्ता सुनील शर्मा जी के यहाँ घर पर रात के अंधेरे में दबिश दी और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, जिसका मुकदमा
अधिवक्ताओं के नेतृत्व के बाद, अधिवक्ताओं को मांग उठाने के बाद थाना सिकंदरा की पुलिस के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां अधिवक्ताओं ने फैमिली कोर्ट की महिला जज के खिलाफ हड़ताल किया। वहीं अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं का आरोप है कि महिला जज ने बिना बहस के 300 से ज्यादा फाइलें रद्द कर दी। अधिवक्ता ये मांग कर रहे हैं कि महिला जज का जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं और महिला जज के बीच टकराव से वादकारियों को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही फैमिली कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट का भी कामकाज इस वजह से प्रभावित हो रहा है। हम लोग 20 तारीख से लगातार आंदोलनरत और माननीय उच्च न्यायालय भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता और फैमिली कोर्ट में काम करना असंभव है। वहाँ हम लोग जा ही नहीं सकते। तो ना उन्होंने कोई फैमिली कोर्ट के बारे में कहा कि इनको छुट्टी में भेज दिया जाए या वहाँ पे कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जब न्यायालय ने कोई हमको आश्वासन नहीं दिया तो मजबूरी में आज से हमको, क्योंकि आमरण अनशन करना था, परमिशन नहीं मिली हुई है, तो आमरण अनशन की जगह अभिक्रमक अनशन आज से हमारा शुरू हुआ। तो वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक ट्रक चालक मामूली रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि ट्रक चालक को अचानक झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।